नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्री सर में। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते आपको पता है कि वीडियो क्लासेस ही अवेलेबल हो पा रही हैं मंटिंग की तरफ से। तो आज उसी क्रम में ये क्लास आपके लिए, आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का टॉपिक मानसून रखा है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तूफान आया है, बारिश भी हुई हल्की सी, और अब ये मौसम ही चल रहा है मानसून का। तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे, देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे मानसून आता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारी टेक्निकल टीम कोई भी साथ में नहीं है, हम बिल्कुल अकेले इंस्टीट्यूट में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हो सकता है बीच में कोई इंटरेक्शन हो या कुछ हो, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। आज बहुत ही मजा आने वाली है, टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और हमें लगता है कि सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, एक मतलब सामान्य जानकारी के बेस पे भी अगर हम देखें तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मानसून पे। मानसून में बेसिकली हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानसून होता क्या है, अर्थात इसका परिचय देखेंगे, या कह सकते हैं भूमिका। इसमें हम जानेंगे मानसून क्या होता है और प्रमुख रूप से किन किन क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव होता है, किसका ये अंग होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। दूसरा जो इसका पहलू है, इसमें हम लोग देखेंगे उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो ये दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे आज डिस्कस करनी है। एक तो मानसून क्या होता है और दूसरा उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या होते हैं। इसमें भी बेसिकली हम लोग दो सिद्धांतों पे बात करेंगे यहाँ। एक जो आपकी क्लासिकल थ्योरी है, जिसे हम लोग कहते हैं चीज सम्मत सिद्धांत, और दूसरी जो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है आपका जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, है ना। थोड़ा सा अपडेटेड है। जो चीज सम्मत सिद्धांत में त्रुटियां थी उनको दूर करने के लिए अगला कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम संकल्पना, है। चलिए, तो परिचय की ओर हम चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने एक चीज जानना है कि ये जो मानसून होता है ये एक प्रकार की क्या है, मानसून को हम कह सकते हैं कि मानसूनी जो होती हैं ये क्या होती हैं, एक प्रकार की पवनी। क्या होती हैं? पवनी होती हैं। अब अगर पवनी होती हैं तो कैसी पवनी होती हैं? तो ये आवर्ती पवनी होती हैं। कैसी पवनी होती हैं? आवर्ती पवनी। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है प्रोग्रेसिव विंड्स, है ना। अब आपको पता है कि प्रोग्रेसिव कौन होता है, कौन प्रगतिशील होते हैं, कौन आवर्ती होते हैं। तो जो समय के साथ साथ अपने आप को बदलता रहता है वही क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। अर्थात अपने आप को समय के अनुरूप जो परिवर्तित करते रहता है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, वही आपका आगे प्रोग्रेस करता है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव का अर्थ ये है कि जो मानसूनी पवनें हैं इनकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों? दिशा में परिवर्तन होता है। और किसके साथ साथ? तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ। तो इनके परिचय में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मानसूनी पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा परिवर्तन करती हैं। एक चीज हमने यहां से जान ली कि भाई जो मानसूनी पवनें होती हैं ये अपने जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होगा उसी प्रकार से इनकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये एक प्रकार की आवर्ती पवनें होती हैं। और हमें पता है कि ये पवनें किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो प्रमुख रूप से मानसून का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? वर्षा से रिलेटेड है, अर्थात बारिश से, है। अभी देखिए, हमने यहाँ पे भारतीय मानसून की बात नहीं करी है, ना ही हम भारतीय मानसून की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं मानसूनी पवनें क्या होती हैं, है ना। तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो मानसूनी पवनें हैं
आप जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अभी तो हमने ये जाना कि मानसूनी पवनें, आवर्ती पवनें, प्रोग्रेसिव विंड्स हैं। मानसूनी पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ साथ दिशा में क्या कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेती हैं। यही पे एक जानकारी और जान लीजिए, कभी छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने ध्यान रखना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द अरबी के मासूम से बना है, मासूम शब्द से, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, है ना। ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो अरबी भाषा के मासूम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। अब हम बात करते हैं कि ये मानसूनी पवनें बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं। अभी हम परिचय की श्रृंखला पे ही बात कर रहे हैं, उसके आगे नहीं है, है ना। तो बात करते हैं कि मानसूनी पवनें कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पर्टिकुलरली अगर कॉन्टिनेंट के बेस पे पूछ लेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपों के जो पूर्वी तट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम महाद्वीपों के जो पूर्वी तट होते हैं उसमें ये क्या पाई जाती हैं, मानसूनी पवनें पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से इनका जो स्थान होता है वो हम कह सकते हैं कि क्या होता है, तो ये आपके महाद्वीपों के पूर्वी तटों में प्रमुख रूप से बहती है ना। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पर टू द कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर प्लेस जानने होंगे जहां जहां ये पवनें पाई जाती है ना। चलिए भाई, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक जो प्रमुख रूप से स्थान आपका आएगा वो है आपका दक्षिण पूर्व यूएसए, है ना। अभी देखिए हम इनके आदर्श विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मानसून पवनें कहाँ कहाँ पाई जाती है ना। दूसरा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पूर्वी अफ्रीका। तीसरा यहाँ पे बात कर सकते हैं पश्चिमी अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका में भी कहां पे, तो प्रमुख रूप से गिनी तट प्रदेश, गिनी तट प्रदेश, है ना। अगला जो हम बात कर सकते हैं मेडागास्कर, है ना। ये कुछ प्रमुख स्थान है जहां पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो मानसूनी पवनें हैं वो हमारी होकर बहती है ना। इसी प्रकार देखिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैरिबियन द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह। एक और प्लेस लिख सकते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये आपके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि मानसूनी पवनें पाई जाती हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कि मानसूनी पवनों का आदर्श विकास कहाँ पे होता है, क्योंकि ये तो वो स्थान है जहां जहां पे वो पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आदर्श मानसून पवनों की आदर्श विकास कहाँ पे होता है, तो अब हम चलेंगे उस पॉइंट पे, है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो 2 सेकंड में ले लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं इनके आदर्श विकास की, है ना। तो इसके लिए देखिए एक चीज याद रखिएगा थोड़ा, एशिया क्या है भैया, महाद्वीप है ना। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में एक उप महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है। क्या है सब कॉन्टिनेंट, तो कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, है ना। इसे कहते हैं हम लोग सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, है ना। एशिया का सब कॉन्टिनेंट है जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें देखो क्या क्या आता है, तो लगभग ऑलमोस्ट अगल बगल के जितने पड़ोसी देश हैं वो सभी आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। 2 चीजों को एनसीईआरटी में थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। कौन कौन सी 2 चीजें छोड़ दी गई, तो एक तो लक्षद्वीप छोड़ दिया गया है, इसको नहीं रखा गया है। दूसरा श्रीलंका, है ना। इनको हटा दें तो आपका जो है जितने भी अगल बगल के क्षेत्र हैं वो सभी किसमें आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। इस भारतीय उपमहाद्वीप के भी एकदम अगर दक्षिण की बात की जाए, अर्थात एग्जैक्ट हम साउथ की बात करें, तो उसमें क्या पड़ता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत,
है ना। इसको अगर हमें मैप में देखना हो तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये पूरा आपका अरब सागर वाला एरिया है जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। इधर आपका ये पूरा पैसिफिक ओशियन है या अंडमान सागर है, बे ऑफ बंगाल है ना। तो ये जो वाला भाग है, इस पूरे पॉइंट पे यहाँ पे जो है मानसूनी पवनों का क्या होता है, आदर्श विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास या भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मानसूनी पवनों का आदर्श विकास होता है ना। तो इतना कॉन्सेप्ट यहां से हम लोगों ने जान लिया, क्लियर है। आगे चलेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि जो हमने इतना जान लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में अर्थात एशिया का जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके बिल्कुल केंद्र बिंदु में भारत है। तो यहाँ पे एक चीज और हम कह सकते हैं कि इस कारण से इसे इस नाम से जानते हैं, इसलिए इसे हम भारतीय मानसून के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है ना। अब जरा हम लोग थोड़ी सी कुछ एडिशनल जानकारी लेते हैं जिससे आगे हमें इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा मदद मिलेगी, है ना। तो क्या है वो चीजें, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक अंतर जान लीजिए, पवन और वायु दोनों में अंतर क्या होता है ना। तो देखिए पवन जो होते हैं ये कैसे चलते हैं, ये क्षैतिज चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्षैतिज चलते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल चलते हैं। और जो वायु होती है ये वर्टिकल चलती है, कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। अब इतनी बात हमको समझ में आ गई, ये पवन है और ये वायु है। अब एक शब्द आता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसे कहते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण, है ना। क्या होता है वायुमंडलीय परिसंचरण, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए वायुमंडलीय परिसंचरण पे बात करें। देखिए इसके पहले एक चीज समझिए कि जो महाद्वीप होते हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी स्थलखंड हैं, वहां पे जो ऊष्मा होती है या जो ऊर्जा का संचार होता है उसका एक प्रमुख स्रोत तो होता है आपका सूर्य तप, है ना। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है एक वो होती है। दूसरा, जहां जितनी मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है या नहीं होता उसके लिए अकेले सूर्य या पृथ्वी की स्थिति उत्तरदायी नहीं, उसके लिए एक और चीज उत्तरदायी होती है और वो होता है पवन और वायु के सम्मिश्रण से क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, या कह सकते हैं सूर्य तप का स्थानांतरण होता है। अर्थात एक स्थान पे अगर आप सपोज एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आप धूप में खड़े हैं, अगर हवा तेज चल रही है, पवन है या वायु चल रही है, तो आपको जो धूप है वो नहीं महसूस होगी। अर्थात उस टेम्परेचर को वो पवने उड़ा के कहीं दूसरी जगह ले जाती हैं, उस एनर्जी को कहीं वो ट्रांसफर करती हैं। तो वायुमंडलीय परिसंचरण का कार्य क्या होता है, तो वायुमंडलीय परिसंचरण ये जो ऊर्जा का, ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पूरे सिस्टम को बना के रखने का काम करता है। कहाँ पे ऊर्जा ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो जब पवन चलती है तो वो बैलेंस हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या सूर्य तप के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण होता है, ये जो प्रबंधन होता है, ये काम किसका होता है, वायुमंडलीय परिसंचरण का। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वायुमंडलीय परिसंचरण। परिसंचरण, है ना। तो अब वायुमंडलीय परिसंचरण में अकेले पवन और वायु ऐसा तो नहीं है, कई सारी चीजें होंगी, कई सारे कंसेप्ट होंगे। तो देखिए वायुमंडलीय परिसंचरण को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और यहां पे आता है आपका तृतीय, है ना। 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक में क्या क्या आता है, तो एक तो इसमें आती है भूमंडलीय पवनी, दूसरा जो प्रमुख इसमें आता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसी तरह अगर हम द्वितीय की बात करें तो यहां क्या आता है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, और तीसरा चीज आती है यहां
मानसूनी पवनें। ठीक है, तृतीयक में क्या आते हैं? तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंग क्या है? तो इसमें आती हैं आपकी स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें। क्लियर? यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, देखिए बहुत अच्छा, एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव लोअर टू अपर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानसूनी पवनें वायुमंडलीय परिसंचरण का कौन सा अंग है ना? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मानसूनी पवनें हैं वो वायुमंडलीय परिसंचरण के द्वितीयक वाहक में आती है। किसमें आती हैं? द्वितीयक वाहक में आती है। तो ये यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा निकल के आया है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मानसूनी पवनें वायुमंडलीय परिसंचरण का कौन सा अंग है? तो किसमें आती है? द्वितीय श्रेणी पे आती है। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आप सोचिए वायुमंडलीय परिसंचरण के, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के, आज हम लोग एक बिंदु पे बात कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी के बिंदु पर, और किस पे? मानसूनी पवनों पर, है ना। तो इससे महत्वपूर्ण जितनी चीजें हैं वो हमको समझते चलना होगा। आइए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि मानसूनी पवनों के बारे में आगे हमको जानने के लिए क्या क्या चीजें और जरूरी है ना। चलिए, तो इसके लिए देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है ना। ये आपका विषुवत वृत्त है, कर्क वृत्त और मकर वृत्त, 23.5 पे। ये आपका हो गया 23.5 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। इक्वेटर लाइन है ना, विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर ये कितना झुकी है? यहाँ से 90 से कितना है? 23.5 डिग्री, है ना। इसके कारण वर्ष में दो चीजें हम लोग एक जनरली हम लोग पढ़ते हैं, कभी आपने पंचांग वगैरह देखा हो, ऐसे आपने सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण हो गया या सूर्य दक्षिणायन हो गया, है ना। तो आपको मालूम है कि सूर्य है केंद्र में और पृथ्वी उसका क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष में भी घूर्णन कर रही है। तो इसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, इनका स्थानांतरण होता है। कैसा स्थानांतरण होता है? तो ध्यान रखिएगा, लंबवत आभासी स्थानांतरण होता है। क्या होता है? लंबवत आभासी स्थानांतरण होता है। कहां कहां होगा? तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ रहेगा आपका उत्तर की ओर, और इसे हम लोग कहते हैं उत्तरायण, और लगभग 6 मंथ आपका कहां रहेगा? दक्षिण की ओर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणायन, है ना। तो ये इतनी चीजें आपको यहां से समझनी होगी परिचय में कि मानसूनी पवनें क्या होती हैं, कहां कहां पाई जाती हैं। और इसके लिए एक छोटी सी चीज हमने जाना कि वायुमंडलीय परिसंचरण के द्वितीयक वाहक होते हैं। अब उस मानसूनी पवनों के कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़े उससे पहले हमने थोड़ा सा ये बेसिक चीजें जान ली कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण सूर्य की किरणों का लंबवत आभासी स्थानांतरण होता है। उत्तरी ध्रुव की, उत्तरी गोलार्ध की ओर होगा तो उत्तरायण, और दक्षिणी गोलार्ध की ओर होगा तो दक्षिणायन। इतनी चीजें हमें यहाँ पे समझ के चलनी है। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, जरा परिचय की बात यहाँ पे खत्म होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं। तो हमने बताया आज हम लोग बेसिकली 2 सिद्धांतों पर बात करेंगे, एक तो जो अपनी क्लासिकल थ्योरी है और दूसरा जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल थ्योरी थोड़ी सी छोटी है और जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं चिरसम्मत सिद्धांत, इसे ही कहते हैं क्लासिकल थ्योरी, है ना। या इसी को कई बार बुक्स में लिखा होता है तापीय संकल्पना, या इसी को कहते हैं थर्मल कंसेप्ट, थर्मल कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम लोग इस पे बात करते हैं।
इस पे हम बात करें, इसके लिए कुछ बेसिक जान लीजिए पहले, है ना। इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं। क्या है बेसिक? तो बेसिक में सबसे पहली बात जो हमको जाननी है वो ये है कि वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ठीक, पवनें हमेशा, वायु हमेशा किधर चलेंगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। सपोज ये एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी, है ना। यहाँ पे वायु दाब कम है, यहाँ वायु दाब ज्यादा है, तो जो पवनें होंगी वो कहाँ चलेंगी? बी से ए की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो वायु दाब है वो ज्यादा है और वायु दाब इधर कम है ना। तो वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज देखिए हम यहाँ पे बताने वाले हैं, बहुत ही, ये अगर समझ में आ गया तो थर्मल कॉन्सेप्ट में इसके अलावा फिर कुछ है ही नहीं, है ना। अभी गर्मियां चल रही है, सभी ने सुराही या मटके का पानी तो पिया ही होगा, है ना। ये सुराही है आपकी, है ना। हमने माना सुबह आप 10 AM पे घर से निकले ऑफिस के लिए, तब आपने इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। आप यहाँ पे पानी भर के चले गए, है ना। अब आप ऑफिस से आए, नहाए धोए, पूरा काम खत्म किया, फाइनली आपको 10 PM हो गया, है ना। 10 PM हो गया, है ना। 10 AM पे आप पानी रख के गए थे और 10 PM पे आप आए, है ना। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। पानी ठंडा हुआ, इट मींस इसमें एक प्रक्रिया हुई शीतलन की। इसकी प्रक्रिया हुई शीतलन की, है ना। अब देखिए शीतलन में होगा क्या? तो इसका जो ताप है उसमें क्या होगा? कमी आई होगी। पहले पानी का टेम्परेचर जितना रहा होगा, शाम को जब आप आओगे पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कॉमन सी बात है। ये टेम्परेचर कम क्यों हुआ? अच्छा, सुबह अगर आप घड़े में यहाँ तक पानी भर के गए थे, तो जब आप 10 PM पे आओगे तो क्या पानी यहीं तक भरा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, पानी नीचे थोड़ा खाली हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या हुआ है? वाष्पीकरण हुआ है, इवापोरेशन। इवापोरेशन की प्रक्रिया हुई, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण से क्या मिला? शीतलन हुआ, और शीतलन में क्या होता है? ताप में कमी आती है। अब ताप और दाब में एक यहाँ पे चीज समझ लेनी है, सिर्फ मानसूनी पवनों के लिए, हमेशा ये नहीं होता। ताप और दाब में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है। अगर ताप कम होगा तो जो दाब है वो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। खास करके जब ऊर्जा बाह्य स्रोत से प्राप्त की जा रही है, तो अगर यहाँ ताप कम हुआ है तो दाब यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी है ना। पूरा थर्मल कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? घड़े में पानी रखा, वाष्पीकरण हुआ, इवापोरेशन हुआ, जिससे शीतलन हुआ, शीतलन में ताप की कमी हुई, और जब भी वाष्पीकरण के द्वारा ताप में कमी होगी तो दाब में वहां क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे उच्च वायु दाब का विकास हुआ। क्लियर? यही है हमारा लगभग आपका थर्मल कॉन्सेप्ट। आइए अब देखते हैं हम लोग। अब सूर्य की किरणें हम लोग समझ ही चुके हैं कि कैसे वो ट्रांसफर होती हैं इधर से उधर, है ना। एक चीज और समझ लीजिए क्या होती है, इसे कहते हैं दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। ये क्या होता है? एक स्थान है ए, एक स्थान है बी। स्थान ए में 400 MB प्रेशर है और स्थान बी में 1000 MB प्रेशर, है ना। तो अब देखिए यहां क्या है? वायु दाब कैसा है? कम है। यहां कैसा है? वायु दाब ज्यादा है। क्लियर? यहां वायु दाब कम है, यहां वायु दाब ज्यादा है। और हमने आपको बताया पवनी हमेशा उच्च वायु दाब से किधर चलती हैं? निम्न वायु दाब की ओर। अर्थात जो पवनी चलेंगी वो किधर से किधर जाएंगी?
बी से ए की ओर, है ना। तो दो बिंदुओं के एक ही अक्षांश पर स्थित दो स्थानों, दो बिंदुओं के मध्य जो वायुदाब में अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। अब अगर बात की जाए पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, जो दाब प्रवणता बल होगा, वो किधर से किधर होगा, ए से बी की ओर होगा कि बी से ए की ओर होगा। तो कॉमन सी बात है कि वायु दाब इधर का कम है, तो जो हमारा दाब प्रवणता बल है वो किधर से किधर लगेगा, बी से ए की ओर लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो किधर से किधर लगेगा, बी से ए की ओर लगेगा। आशा करते हैं यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे के क्रम में हम देख चुके हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से क्या है, 13.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है, उत्तरायण दक्षिणायन। थर्मल कॉन्सेप्ट के लिए इतनी चीजें आपको जाननी थी बेसिक, बस, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपसे कभी पूछा जा सकता है, छोटे एग्जाम्स में कोई सिंपल ऑब्जेक्टिव बन जाए कि तापीय संकल्पना की खोज किसने की थी, या तापीय संकल्पना किसने दी थी, है ना, थर्मल कॉन्सेप्ट कौन लाया था। तो एक नाम याद रखिएगा इसके लिए, एडमंड हैली, है ना। किसके द्वारा लाई गई थी तापीय संकल्पना, एडमंड हैली के द्वारा। ये क्या थे इसके, ये प्रतिपादक थे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि तापीय संकल्पना के अनुसार होता क्या है। तो एडमंड हैली ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार होता क्या है। तो दो कंडीशन होगी, एक होगी ग्रीष्म ऋतु और दूसरी होगी आपकी शीत ऋतु। एक कंडीशन बता देंगे, दूसरी जस्ट उसकी अपोजिट होगी, कॉमन सी बात है ना। चलिए अब जरा हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा दक्षिण एशिया का भाग है। ये पूरा क्षेत्र कैसा है, जलीय भाग है, ये प्रशांत महासागर है। ये कैसा है, ये क्या है, अरब सागर है। नीचे इधर ये हिंद महासागर है, और इसके नीचे इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है मेडागास्कर, जिसका हमें अभी कोई मतलब नहीं है, जेट स्ट्रीम जब पढ़ेंगे तब हमको मेडागास्कर से मतलब होगा, है ना, तब इसकी बेसिकली बात करेंगे। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, तो सूर्य की जो लंबवत आभासी किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, उनका जो परिवर्तन होता है वो 21 मार्च के बाद ये होता है कि वो किरणें कहाँ हो जाती हैं, आपकी उत्तरायण हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं, उत्तरायण हो जाती हैं। और जैसे ही ये उत्तरायण होगी तो जो आपका ये जलीय भाग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य तप ज्यादा पड़ेगा। अगर लंबवत आभासी किरणें जल की ओर सीधे पड़ेंगी तो यहाँ पे सूर्य तप अधिक होगा। सूर्य तप अधिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। आ रहा समझ में, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण किसकी प्रक्रिया है, शीतलन की प्रक्रिया है ना। और जब शीतलन होगा, ताप में कमी आएगी, तो जो वायु दाब है वो क्या होगा, बढ़ेगा। कॉमन सी बात है, यहाँ पे सूर्य तप पड़ा, ताप बढ़ा, दाब घटा, वाष्पीकरण हुआ, और जो वाष्पीकरण हो रहा है वो क्या करता है, वाष्पीकरण होने के बाद जल क्या है, ऐसे 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 ऊपर जाके वाष्पित हो जाता है, छोटे छोटे बूंदों में संघनित हो जाता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, जो वाष्पीकृत जल है ये क्या होने लगेगा, संघनित हो जाएगा। संघनित होने के बाद यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है। इसके लिए दो चीजें यहाँ पे जिक्र आता है, एक तो यहाँ पे पड़ती है आपकी बैकाल झील, और दूसरा यहाँ पेशावर मुल्तान वाला एरिया है ना। यहाँ पे इस पूरे एरिया में कैसा विकास होगा, निम्न वायुदाब का विकास होगा, यहाँ पे उच्च वायुदाब का विकास होगा। तो ये जो संघनित जल है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। अब ये ऊपर की ओर क्यों बढ़ रहा है, अब आप कहेंगे ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई, तो ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि समुद्र से ये किधर की ओर जा रहा है, तटीय क्षेत्रों की ओर जा रहा है। क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है, कौन है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है।
तो ये जो संघनित जल है ये कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, और ये संघनित होता जाता है और ऊपर जाता जाता है जहां ये इतना भारी हो गया कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की इसको खींच लेती है, वहीं पे ये क्या हो जाते हैं, इनमें वर्षा हो जाती है। साथ ही साथ एक चीज और होती है, आपको पता है कि सामान्य ताप ह्रास दर क्या है, तो 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान की कमी हो जाती है, इसे कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, है ना। तो ऊपर ताप की भी कमी होती जाती है और ये संघनित होते 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 ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ने के बाद फिर क्या होता है, इनसे वर्षा होती है। तापीय संकल्पना में केवल इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब तापीय संकल्पना से हम लोग आगे की बात करेंगे, तापीय संकल्पना में और क्या चीजें हैं और इसकी आलोचनाएं क्या है। तो अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, क्या देखना है, ये तो हो गई हमारी ग्रीष्म ऋतु की कंडीशन। अब शीत ऋतु में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सूर्य ताप इनको कम मिलेगा, है ना, तो यहाँ निम्न वायु दाब का विकास होगा, यहाँ उच्च वायु दाब का विकास होगा, और फिर पवनें उधर से इधर की ओर चलेंगी। ये बात बताई गई आपको किसमें, तापीय संकल्पना में, थर्मल कॉन्सेप्ट में, है ना। लेकिन अब इसकी आलोचनाएं हैं, क्योंकि ये सिद्धांत पूरी तरह आपका फिट नहीं बैठा, काफी चीजें ऐसी थी जिनको इसमें इग्नोर कर दिया गया, उनको महत्व नहीं दिया गया, है ना। तो जरा इनकी आलोचनाएं देख लीजिए क्या क्या है। तापीय संकल्पना की आलोचनाएं, सबसे पहले तो हिमालय और तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार को महत्व नहीं दिया गया, ठीक है। हिमालय और तिब्बत के पठार जो कि भारतीय मानसूनी पवनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या रोल है। तिब्बत का पठार जो कि असीमित ऊर्जा का क्षेत्र है, चूंकि ऊंचाई पे है, सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा तो ऊर्जा का जो है यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, एनर्जी, है ना। तो इसको एक तो ध्यान में रखा गया। दूसरी बात, वायुमंडलीय परिसंचरण को, वायुमंडलीय परिसंचरण को ध्यान में नहीं रखा गया, है ना, इसे इग्नोर कर दिया गया। तीसरी बात, जेट स्ट्रीम प्रभाव, जेट स्ट्रीम के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया। इतनी इसमें त्रुटियां थी जिसके कारण ये सिद्धांत पूरी तरह से आपका फिट नहीं बैठा, है ना। और जब ये सिद्धांत आपका फिट नहीं बैठा तो इस अब उसके अगेंस्ट कोई थ्योरी आई होगी, कोई दूसरी चीज आई होगी, तो इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए दो वैज्ञानिक हुए। एक वैज्ञानिक थे आपके येन और दूसरे वैज्ञानिक थे पी कोटेश्वरम। येन और पी कोटेश्वरम के द्वारा इस तापीय संकल्पना की त्रुटियों को दूर करते हुए एक नई संकल्पना दी गई जिसका नाम हुआ जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो अब अगला जो हम लोग यहां से देखेंगे वो होगा हमारा जेट स्ट्रीम सिद्धांत, है ना। जेट स्ट्रीम सिद्धांत को कौन लाया, तो येन लाया और पी कोटेश्वरम लाया। क्लियर है। तो अब इसके आगे हम लोग जानते हैं जेट स्ट्रीम संकल्पना क्या है। जैसे हमने थर्मल कॉन्सेप्ट को बताने से पहले उसका कुछ बेसिक बताया था, तो यहाँ जेट स्ट्रीम सिद्धांत को भी पढ़ने से पहले हम इसका कुछ जानेंगे बेसिक, कुछ चीजों को हम समझेंगे, इससे हमको जेट स्ट्रीम सिद्धांत समझ में आ जाए। तो सबसे पहली जो यहाँ पे चीज होगी समझने वाली, ITCZ, है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतर, या कह सकते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, है ना।
इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अभिसरण क्या होता है। तो ये एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, ये दोनों जब पास आते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिसरण। और जब ये दूर जाते हैं तो क्या कहलाती है? अपसरण। क्लियर? पास आएंगे अभिसरण, दूर जाएंगे अपसरण। ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं, जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर चलती हैं और इधर दक्षिणी ध्रुव से भी किधर की ओर चलती हैं? विषुवत की ओर चलती हैं। तो ये ट्रेड विंड जब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं, है ना, तो अब चूंकि दोनों समान नेचर की होती हैं, ना ये पीछे हटने को तैयार ना ये पीछे हटने को तैयार, तो ऐसी कंडीशन में इनका क्या हो जाता है? आरोहण हो जाता है। ये किधर चली जाती है? ऊपर की ओर चली जाती है ना। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है जहाँ पे इनका अभिसरण होता है, यही अभिसरण की प्रक्रिया जिस जगह होती है उसे कहते हैं अंतः उष्ण या अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ITCZ। क्लियर? इंटर और इंट्रा दो कॉन्सेप्ट आते हैं, तो एक ही सपोज ऐसे हम इनको जोड़ते हैं तो ये इंट्रा है ना, और ये जुड़ रहा है तो ये आपका इंटर है ना। तो यहाँ पे अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? तो व्यापारिक पवनें क्या करती हैं? ये ध्रुवों से विषुवत की ओर चलती हैं और दोनों समान नेचर होता है इनका, तो ये क्या करती हैं? एक दूसरे का बिल्कुल व्यापक विरोध करेंगी और फिर उसके बाद ये कहाँ चली जाएंगी? इनका आरोहण हो जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है? निम्न वायु दाब का विकास होता है और यही क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका ITCZ कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपकी जानने वाली है ना। एक तो हमने जान लिया कि भाई ITCZ होता क्या है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि जैसे आपका सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होगा, इसी प्रकार ITCZ भी ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब गर्मियों के समय में ITCZ यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और सर्दियों के समय में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो ये ITCZ और वायु दाब पेटियां जो होती हैं, ये उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की स्थिति के अनुसार ये भी क्या होती हैं? अपना स्थान विषुवत के ऊपर नीचे बदलती रहती है ना। अब बात करते हैं हम जेट स्ट्रीम, है ना। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम देखिए बेसिकली है कुछ नहीं, विपरीत भौतिक गुणधर्मों वाली जो हवाएं होती हैं, जो पवनें होती हैं, उनके योग से जो पवन बनती है वही हमारी क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम। सपोज ये इधर से आ रही है गर्म पवन और इधर से आ रही है ये ठंडी पवन, और ये दोनों मिलके जब ऊपर जिनका आरोहण होगा तो ये क्या हो जाएगी? आपकी जेट स्ट्रीम बन जाएगी, है ना। विपरीत भौतिक गुणधर्मों वाली वायु राशियों के मिलने से या पवनों के मिलने से किसका विकास होता है? जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम का विकास होता है और जेट स्ट्रीम मानसूनी पवनों के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है। ये चीज हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। अब आगे चले हम लोग कि जेट स्ट्रीम कहाँ संवहन होता है इसका, कहाँ ये बहती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जेट स्ट्रीम प्रमुख रूप से क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा व समताप मंडल की निचली सीमा में बहती है। ठीक है। जेट स्ट्रीम कहाँ बहती है? तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ये बहती है, अर्थात बिल्कुल ऊपरी लेयर में, और समताप मंडल की जो है वो आपकी निचली लेयर में बहती है, मतलब समताप मंडल की निचली सतह पर बहती है ना। अब जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होगा तो इसी प्रकार जो जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह है वो भी आपका उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तरायण हो जाएगी अपेक्षाकृत, और शीत ऋतु में ये क्या हो जाएगी? आपकी दक्षिणायन हो जाएगी, है ना। ये चीज हमें जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट में याद रखना होगा। क्लियर? जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे समझ में नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी तक हम इसका बेसिक जान रहे थे कि इसको समझने के लिए क्या क्या चीजें हमें जानना जरूरी है ना। अब जेट स्ट्रीम को हमें जानना है तो जरा एक सर्किल याद कर लीजिए आप, इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। आपने एक गाना भी सुना होगा, एक गाना है बॉलीवुड का,
एक बरस में मौसम चार ऐसा कुछ करके है ना, याद नहीं मुझे। तो आप इसी तरह यहाँ भी मौसम 4 कर लेना है। तो पहला मौसम जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 15 मार्च से 15 जून। दूसरा मौसम जो रहेगा आपका 15 जून से 15 सितंबर। तीसरा मौसम रहेगा 15 सितंबर से 15 दिसंबर। और इधर फिर वापस से 15 दिसंबर से 15 मार्च। ठीक, ये पूरा हमारा वर्ष का सर्किल होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम एक ही सर्किल वे पे समझते जाएंगे कि इन दिनों के बीच बीच में कैसे कैसे घटनाएं होती हैं और कैसे कैसे वर्षा आती है ना। चलिए, तो सबसे पहली घटना देखते हैं कि 15 मार्च से 15 जून के बीच क्या क्या घटित होता है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि 15 मार्च से 15 जून का जो मौसम होता है इस कह सकते हैं हम शुष्क मौसम रहता है। कैसा मौसम होता है? शुष्क मौसम होता है। मतलब इसमें कुछ अगर आलसी प्राणी है तो वो क्या करेंगे कि उनको रजाई का आनंद या ब्लैंकेट का आनंद ज्यादा दिन तक लेना है तो कूलर ऑन कर लेते हैं। कूलर ऑन करेंगे, ठंडी बराबर लगनी चाहिए लेकिन ओढ़ेंगे भी, है ना। तो कह सकते हैं कैसा मौसम रहता है आपका? शुष्क मौसम रहता है। साथ ही साथ कैसा रहता है? ग्रीष्म, अर्थात कूलर नहीं चलाएं तो ब्लैंकेट ले भी नहीं सकते हैं, है ना। ये 15 मार्च से 15 जून के बीच की कंडीशन होती है ना। ये भी रहता है। तो उस एक तो आपका शुष्क मौसम रहता है, दूसरा ग्रीष्म रहता है। और तीसरी जो एक बात होती है कि यहाँ पे लू चलती है। अभी आगे समझेंगे हम लोग लू का क्या है, लू क्या होती है और लू से क्या प्रभाव होता है ना। देखिए, जो आपकी छुटपुट वर्षा होती है, स्थानीय वर्षा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? लू ही जिम्मेदार होती है। जब उष्ण शुष्क पवनों का सागरीय आर्द्र पवनों से मिलन होता है तो छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए तीव्र वर्षा होती है। कई बार आपने देखा किसी की बारात जानी थी, है ना। अब तेल वाले दिन से मौसम बिगड़ना स्टार्ट हुआ, मैन को थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन बारात वाले दिन क्या हुआ? झमझमा के पानी गिर गया। तो अब चूंकि बारिश तो नहीं आई थी, मानसून तो नहीं आया था, फिर बारिश कैसे हुई? तो उसका कारण होती है कुछ स्थानीय पवन। आगे हम लोग वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो इस दौरान क्या क्या घटित होता है 15 मार्च से 15 जून के बीच, है ना। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं एक एक स्टेप। सबसे पहला स्टेप हम लेंगे कि 15 मार्च से 15 जून के बीच क्या होता है। 15 मार्च से 15 जून, है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे आप? सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का उत्तरी गोलार्ध की ओर स्थानांतरण। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो सूर्य की लंबवत आभासी किरणें, उनका क्या हो जाता है? उत्तरायण हो जाता है। सूर्य किरणें उत्तर की ओर, लंबवत आभासी किरणें अब उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। सबसे पहला जो आपको ये परिवर्तन याद रखना है 15 मार्च से 15 जून के बीच। बेसिकली आपको अगर पर्टिकुलर डेट याद रखनी है तो देखिए 21 मार्च, है ना। 21 मार्च को विषुवत से ऊपर 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 फिर आगे जाती चली जाती है ना। तो ये होगी प्रक्रिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा परिवर्तन क्या होता है। तो जो आपका ITCZ है, अभी हमने बताया था अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, है ना, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये जो ITCZ है ये भी क्या हो जाता है? उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ITCZ क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ITCZ के साथ ही साथ क्या हो जाएगा? तो जेट स्ट्रीम जो है ये भी क्या हो जाएगी? विषुवत से किधर खिसक जाएगी? ऊपर की ओर खिसक जाएगी, अर्थात उत्तरायण हो जाएगी। हाँ, ये इतने परिवर्तन हो गए। ठीक है, क्लियर। तो देखिए एक बार देख लीजिए, सूर्य की जो लंबवत आभासी किरणें वो उत्तरायण हो जाएंगी, ITCZ आपका वो उत्तरायण हो जाएगा, और साथ ही साथ आपने क्या करना होगा कि जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो भी क्या हो जाएगी?
उत्तरायण हो जाता है ना। अब इन घटनाओं का परिणाम क्या होगा, तो इन घटनाओं का परिणाम देखिए क्या होगा कि यहाँ पे अब थोड़ा ये जो आपके भी लू वाली बात कर रहे थे, वहां पे देखो एक बात आती है कि जो आपकी उष्ण शुष्क पवनें होती हैं, जो आपकी उष्ण पवनें होती हैं स्थानीय, वो जब सागर की आर्द्र पवनों के साथ मिलती हैं तो उससे क्या होता है, थोड़े समय के लिए अच्छी बारिश होती है। क्या होती है, अच्छी बारिश होती है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि लू को वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं, है ना, पश्चिम बंगाल में लू को क्या कहते हैं, तो लू को वहां पे कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं, काल बैसाखी, ठीक है, ये कहते हैं आपको किसको, लू को। तो इतनी चीजें यहां से आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे कि जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट में इतनी चीजें अगर इतने इतने ये परिवर्तन हो जाएंगे तो आगे इसके क्या घटना होगी, ये चीज देखिए। तो अब इसके आगे के पार्ट में क्या देखा हमने कि जो लू है आपकी, ये क्या है, स्थानीय पवन है, और स्थानीय पवन से क्या होगा कि इसको हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है, इससे इसे हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। अब देखते हैं कि स्थानीय पवनों से जो वर्षा होती है, तो स्थानीय पवनों से होने वाली वर्षा को हम क्या किन किन नामों से कहाँ कहाँ जाना जाता है ना। तो थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं असम की, या असोम कह लीजिए, यहाँ इसे क्या कहते हैं, तो असम में इसे कहते हैं चाय वर्षा, है ना, जूट वर्षा, चावल वर्षा, कई नामों से जाना जाता है स्थानीय वर्षा को। या इसी को आपको देखना है दूसरे राज्य की, अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इसे कहते हैं काफी वर्षा। ये सब स्थानीय वर्षा के नाम है, काफी वर्षा, ठीक है। यहीं पे अगर बात की जाए केरल प्लस कर्नाटक, तो संयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं आम्रवर्षण, आम्रवर्षा या आम्रवर्षण कहते हैं। खाली केरल की अगर हम बात करें, केवल केरल की, तो स्थानीय वर्षा को यहां कहा जाता है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम या चेरी ब्लॉसम, है ना, जिसका मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है, फूलों की बौछार, है ना, ये होता है आपका चेरी ब्लॉसम, है ना। तो ये आपकी स्थानीय वर्षा के नाम है ना, ऐसे ही जान लीजिए, जनरली कभी पूछा जा सकता है ना। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की कि 15 मार्च से 15 जून के बीच ये जो आईटी से जेड का ट्रांसफर हुआ, जेट स्ट्रीम का ट्रांसफर हुआ, और आपके सूर्य उत्तरायण हुआ, इन सभी का प्रभाव फाइनली क्या पड़ेगा, हमारे भारतीय मानसून पर, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये इधर पे क्या पड़ेगा आपका, मेडागास्कर, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे सारी चीजें आपको समझनी होगी। यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाएगा, ये हिमालय की श्रृंखला है, इधर से ऐसे मुड़ी हुई है, इधर भी ऐसे मुड़ी हुई है ना। इधर पे ही आपको एक चीज और देख लेनी है, आपका तिब्बत का पठार, है ना। कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। जो तिब्बत का पठार है ये अपेक्षाकृत ऊंचा है, तो जब ऊंचा है तो इसको सूर्यताप अधिक मिलेगा, सूर्यताप अधिक होगा तो इसकी जो ऊर्जा है वो भी कैसी होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। और एक टैगलाइन है कि मोर एनर्जी नो स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, है ना। तो यहाँ जब ऊर्जा संचरित होती है तो वो अब रुकती नहीं है, वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। और जब ऊपर की ओर जाएगी, ये ऊर्जा का परिसंचरण होता है ऊपरी वायुमंडल में, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, यहाँ पे ठंडा होने लगता है ना। 165 मीटर वाली कंडीशन अभी हम लोगों ने पिछले लास्ट टाइम देखी थी। दूसरी जो बात हमको यहाँ पे समझनी है
कि इन क्षेत्रों से, ये जो आपका हिंद महासागर का जो अरब सागर वाला भाग है, इधर पे प्रशांत महासागर का वह भाग जो भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा है, या कह सकते हैं हिंद महासागर से जुड़ा है ना, बंगाल की खाड़ी के आसपास वाला जलीय क्षेत्र। अब देखिए सूर्यातप जो है, सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो उत्तरायण हो चुकी हैं, ITCZ वो उत्तरायण हो चुका है, व्यापारिक पवनों का जो मिलने का केंद्र है वो भी क्या हो चुका है, उत्तरायण हो चुका है। इन सारी कंडीशनों के होने से इन सबके प्रभावाधीन होता क्या है, तो होता ये है कि यहाँ पे जो वाष्पीकरण होगा, सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी उससे वाष्पीकरण होगा, जिससे जल वाष्प के रूप में बन के ऊपर संघनित होगा, और संघनित होने के साथ साथ ये जो पवनी है, ये यहाँ पे चूंकि उच्च वायुदाब का विकास होगा और इन क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का विकास होगा, तो ये जो पवनी है ये यहाँ से जेट स्ट्रीम और बाकी ये वायुदाब पेटियों का जो स्थानांतरण हुआ है, इन सभी पवनों के प्रभावाधीन ये जो संघनित जल है ये बढ़ेगा, किधर की ओर बढ़ेगा, आपके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ेगा, है ना। अब भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक तो मानसूनी पवनें भारत के सबसे पहले किस भाग में आती हैं, तो कभी अगर पूछा जाए भारत के सबसे पहले किस भाग में आती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर ये पूछ ले कि भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य भूमि में कहाँ आती हैं, तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में आता है। अंडमान निकोबार में मई के चौथे सप्ताह में आता है, और केरल का जो आदर्श जो समय है वो 1 जून से 5 जून के मध्य आपके केरल के क्षेत्र में आता है। इतनी चीजें हमको यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे ट्रेड विंड्स, जेट स्ट्रीम, ये सभी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने के लिए तैयार हैं, चलने के लिए तैयार हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे सूर्यातप अधिक पड़ा, वाष्पीकरण हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, है ना, सॉरी ताप वाष्पीकरण होगा तो शीतलन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पे शीतलन होगा, ताप का तो जो वायुदाब है वो बढ़ेगा, यहाँ वायुदाब कम होगा, तो हवाएं हैं जो वो संघनित जल को लेके, उस संघनित वाष्प को लेके किधर की ओर बढ़ेंगी, निम्न वायुदाब की ओर बढ़ेंगी। और जब निम्न वायुदाब की ओर बढ़ेंगी तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपका समुद्र तल है, और यहाँ से जब ये संघनित जल ऊपर जाएगा तो लगातार क्या करेगा, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, और जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो तटीय क्षेत्रों में चढ़ेगा। अब यहाँ पे सपोज ABC 3 प्लेस हैं, सबसे ज्यादा वर्षा की प्राप्ति किसे होगी, तो जनरल सेंस कहता है कि इसको होगी, लेकिन ये गलत है आंसर। सबसे ज्यादा वर्षा की प्राप्ति किसको होगी, C बिंदु को होगी, उससे कम B को, उससे कम A को, है ना। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसमें आता हुआ मानसून वर्षा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, उसका कारण है कि ये श्रीलंका, और श्रीलंका का जो मध्य भाग है उस मध्य भाग में आपका क्या है, एक बहुत बड़ा पिथुरा ताला गाला करके कोई पर्वत है, ऐसा कुछ नाम है उसका, हाँ पिथुरा ताला गाला जहां तक, तो उस पर्वत के कारण क्या होता है कि जो मानसूनी पवनें आती हैं तो वो इधर, अब चूंकि वो अवरोध का काम करता है तो वो क्या करती हैं, बगल से निकल जाती हैं, है ना, ये बगल से निकल जाती हैं। अब ये पवनें जो हैं ये इधर से जा रही हैं, और कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये आगे जाके क्या हो जाती हैं, इधर की ओर टर्न हो जाएंगी, है ना। ये पवनें इधर से इंटर कर जाएंगी, और ये इंटर करेंगी मई के चौथे सप्ताह में अंडमान निकोबार में, और 1 जून से 5 जून की कंडीशन में कहाँ इंटर करेंगी, आपके केरल में इंटर करेंगी। ये इनकी आदर्श स्थिति है ना, आदर्श स्थिति में ये होता है। बाकी ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि हाँ इसी दिन होगा। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये कहानी होती है 15 मार्च से 15 जून तक की, है ना। अब इस समय क्या होगा कि चूंकि मानसूनी पवनें कहीं अलग से नहीं आई हैं, यहाँ से जो संघनित जल है जो वो व्यापारिक पवनों के साथ मिल जाता है, व्यापारिक पवनें उसको लेकर भागने लगती हैं, तो वही व्यापारिक पवनों का परिवर्तन किसके रूप में हो जाता है, मानसूनी पवनों के रूप में हो जाता है ना। अब हम लोग चलते हैं 15 जून से आगे क्या क्या होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे 15 जून से 15
सितंबर, है ना। 15 जून से 15 सितंबर में क्या क्या घटना होती है? तो देखिए ये जो समय होता है ये मानसूनी वर्षा का समय होता है। मानसूनी वर्षा का समय होता है ना। मानसूनी वर्षा को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये अरब सागर की शाखा के वापस से 3 पार्ट हो जाते हैं, है ना। सबसे पहला पार्ट हो जाता है पश्चिमी घाट की शाखा, वेस्टर्न हिल्स जिसे कहते हैं, या सह्याद्री पर्वत कहते हैं, पश्चिमी घाट की शाखा। दूसरा आता है नर्मदा तापी की शाखा और तीसरा आता है गुजरात के मैदान की शाखा, है ना। ये अरब सागर की शाखा की भी 3 उपशाखा हो जाती हैं, पश्चिमी घाट की उपशाखा, नर्मदा तापी की उपशाखा और गुजरात के मैदान की उपशाखा, है ना। अब इनको देखते हैं 1 बाय 1 क्या कंडीशन होती है। तो देखिए ये हमारा क्षेत्र है, अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट का विस्तार कुछ इस प्रकार से है, ऐसे यहाँ पे नर्मदा और तापी नदियां हैं और ये वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं गुजरात का मैदानी भाग है, इधर सौराष्ट्र के इधर वाला एरिया, है ना। तो जो आपकी पश्चिमी घाट की शाखा है वो मुख्य रूप से कहाँ से एंटर करती है? पश्चिमी घाट से एंटर करती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से टकराकर पर्वतीय संवहनीय वर्षा करती है। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट की शाखा कहाँ से जल प्राप्त करती है, कहाँ से जल ग्रहण करती है? तो आपने याद रखना होगा अरब सागर से। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके जो वर्षा की मात्रा है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है, क्योंकि जो संघनित जल होता है वो धीरे धीरे बरस के खत्म हो जाता है। इसी प्रकार नर्मदा तापी की शाखा यहाँ से इंटर करती है, नर्मदा तापी वाले क्षेत्र से, है ना। और ये इधर आपका जाके भारत के मध्य भाग में कह सकते हैं वर्षा करती है, और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे इनकी वर्षा की मात्रा जो है वो घटती जाती है। ये जो गुजरात वाली शाखा है ये गुजरात के मैदानी भाग से इंटर करती है, और यहाँ पे आपको मालूम है अरावली पर्वत श्रृंखला है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार के कारण ही कहते हैं कि आज जो गुजरात जो राजस्थान है वो मरुस्थल है। कहीं अगर 25 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा है तो उसे हम मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो राजस्थान मरुस्थल है उसका कहीं ना कहीं एक कारण अरावली पर्वत श्रृंखला भी है। चूंकि ये मानसूनी पवनें जब इंटर करती हैं तो इधर ये अरावली अवरोध के रूप में काम करता है और ये तुरंत टर्न हो जाती हैं, अर्थात उधर की ओर नहीं जाती हैं। जैसे पश्चिमी घाट के पूर्वी जो ढाल हैं इसे कहते हैं पश्चिमी घाट छाया क्षेत्र। यहाँ भी कम वर्षा की प्राप्ति हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसका क्या पड़ता है? छाया पड़ता है ना। उसे कहते हैं पश्चिमी घाट छाया क्षेत्र। तो ये इतनी घटनाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, किसकी शाखा में? अरब सागर की शाखा में। अब उसके बाद आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसके देखिए वापस से 2 भाग हो जाते हैं, एक तो पूर्वी घाट की शाखा, पूर्वी घाट की शाखा, और दूसरा कह सकते हैं इसे उत्तर पूर्वी शाखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूर्वी घाट की शाखा है ये आपका कहां से प्रवेश करती है? यहाँ पे श्रीलंका है, तो हमने आपको बताया तमिलनाडु को छोड़ते हुए अंडमान निकोबार होते हुए ये इधर भारत में ऐसे प्रवेश कर जाती हैं, है ना। जिससे इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं इसमें क्या होता है? जल की मात्रा इनकी कम होती जाती है, तो वर्षा की मात्रा भी क्या होती है? घटती जाती है। अब ये जो उत्तर पूर्व की शाखा है ये इधर बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए इंटर करती है ना। अब बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं अगर आपको मालूम हो तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में ना तो कोई ऊंचा पर्वत है ना तो कोई पठार है ना, छोटा पड़ोसी है अपना।
और बहुत अच्छा भी पड़ोसी है, उसकी स्वतंत्रता में हम लोगों का बहुत अच्छा योगदान था भारत का, है ना। तो उत्तर पूर्वी जो शाखा है बांग्लादेश होते हुए इंटर करती है। अब बांग्लादेश के जस्ट ऊपर ही तुरंत एक राज्य पड़ता मेघालय, और मेघालय में 3 पर्वत पड़ते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका यही है। ये जो गारो, खासी और जयंतिया हैं, ये पर्वत कीपनुमा है, अर्थात कुछ इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से। तो ये पवनें जब इंटर करती हैं तटीय भागों से तो ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करती हैं, और जब ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करती हैं तो अब यहाँ चूंकि बहुत ही कम क्षेत्र है तो यहाँ पे इनका संघनन ज्यादा हो जाता है ना। संघनन ज्यादा होता है जिस कारण इस क्षेत्र को वर्षा सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और खासी पर्वत के ही पूर्वी ढाल में 2 स्थान हैं, एक है चेरापूंजी और एक है मौसिनराम, और एक है चेरापूंजी। अब आप कहेंगे 2 बार क्यों लिखा भाई चेरापूंजी? तो देखिए सबसे ज्यादा वर्षा विश्व में, सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहीं होती है तो पहले इसका स्थान क्या था? चेरापूंजी। पिछले वर्ष क्या हो गया, पिछले के पिछले वर्ष क्या हो गया? मौसिनराम हो गया। वर्तमान समय फिर से क्या हो गया है? चेरापूंजी, अभी जब तक अगला अपडेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये मौसिनराम और चेरापूंजी के बीच में 30 से 40 किलोमीटर का अंतर है, खासी पर्वत के पूर्वी ढाल पर स्थित है। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी जो 15 जून से कहां तक चलती है? 15 सितंबर तक चलती है। तो इस प्रकार से भारत को इन श्रेणियों के द्वारा, इन श्रृंखलाओं के द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर है ना। ये खासी पर्वत वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो अब इसके आगे के क्रम में क्या होगा कि ये प्रक्रिया तो हमने देख ली 15 जून से 15 सितंबर। अब बात करेंगे 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच क्या होता है। अगला जो बात होगी 15 सितंबर से 15 दिसंबर, है ना। तो देखिए कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि 23 सितंबर से जो सूर्य की आभासी किरणें हैं वो कहाँ आने लगती हैं? दक्षिणायन हो जाती हैं। अर्थात अभी तक जो यहाँ पड़ रही थी अब वो किधर जाने लगी हैं? दक्षिणायन होने लगी हैं। सूर्य की किरणें दक्षिणायन होंगी तो उसके साथ ही साथ वो सारी घटनाएं जो हम लोगों ने उत्तरायण करी थी वो सभी दक्षिणायन होंगी। IT से Z का स्थानांतरण कहाँ होने लगेगा? दक्षिणायन होने लगेगा। जो आपकी ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स भी कहाँ जाने लगेंगी? दक्षिणायन हो जाएंगी। वायुदाब पेटियां वो कहाँ स्थानांतरित हो जाएंगी? वो भी आपकी दक्षिणायन हो जाएंगी। इन सभी के दक्षिणायन होना पहला एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये कि इधर हिमालय की अवस्थिति के कारण ये जो पवनें गई थी, मानसूनी पवनें, ये हिमालय से टकराकर वापस कहाँ आने लगती हैं? वापस आने लगती हैं। और जब ये वापस आती है तो कॉरियोलिस बल के कारण पुनः ये तमिलनाडु के तट पे वर्षा करते हुए और आपकी निकल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जेट स्ट्रीम का और हिमालय का बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। इसी को हम कहते हैं मानसून का निवर्तन, या हम कह सकते हैं मानसून का लौटना। ये प्रक्रिया होती है हमारी कितने से कितने के बीच? 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच। अब जो 15 दिसंबर से आगे का टाइम आता है, 15 दिसंबर से 15 मार्च, हमें मालूम है हमारे यहाँ ये क्या होता है? शीत ऋतु होती है। तो इस समय जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन होता है, एग्जैक्टली दक्षिण में होता है। मतलब सूर्य के लंबवत आभासी किरणों का जो स्थानांतरण है वो दक्षिणायन हो जाता है, और जिसके कारण ये सारी स्थितियां क्या हो जाती हैं? विपरीत हो जाती हैं, और हमारे यहाँ क्या आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको आज के वीडियो में कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मानसूनी पवनें क्या होती हैं, मानसूनी पवनें किस प्रकार से भारतीय मानसून के लिए जिम्मेदार होती हैं, है ना। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मतलब काफी लेंदी हो गया है, लेकिन आप पूरा देखिएगा इसे,
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम आगे लेके आए, है ना। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।